दोस्तों आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। इंटरव्यूज़ का मौसम आ चुका है और नया फाइनेंशियल ईयर जस्ट स्टार्ट होने वाला है। ऐसे में नई नई वैकेंसीज देखने को मिलती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और सभी कैंडिडेट्स ट्राई करते हैं एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और स्वागत है आपका आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टूडियो में एक Q&A सेशन लेके आए हैं QMS के बारे में कि अगर आप QMS का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में Q&A सेशन कर चुके हैं क्वालिटी, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस के बारे में, उसी तरीके से आज हम स्टूडियो में QMS के बारे में बात करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो अपन वीडियोज़ को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कई सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे और उनके क्या एप्रोप्रिएट आंसर्स हो सकते हैं उनकी बात करेंगे। आंसर्स के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ब्रीफ में ही बात करेंगे, क्योंकि जो QMS की या फिर किसी भी डिपार्टमेंट की इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करें तो वो अनगिनत हो सकते हैं। कोई भी इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है और वहाँ पे आंसर्स भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो जो मेरे हिसाब से एप्रोप्रिएट आंसर हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, अब बिना समय गंवाए टॉपिक के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं QMS के इंट्रोडक्शन के बारे में, एक भूमिका रख लेते हैं जिससे कि एक बेस बन जाए वीडियो का और आपको एक्चुअली में पता लग जाए कि QMS होता क्या है, उस डिपार्टमेंट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, अगर उसकी हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। इंटरव्यूअर वो भी पूछ सकता है और आपको क्लियरिटी मिल जाएगी QMS के बारे में। तो QMS जो हमारा वो एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसके बेसिस पे कोई भी कंपनी रन करती है, चाहे वो कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती हो या फिर सर्विसेज बनाती हो। प्रोडक्ट किसी भी तरह का हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है वो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट हो, वो कोई प्लाईबोर्ड बनाने वाली कंपनी भी हो सकती है, कोई प्लास्टिक पार्ट बनाने वाली कंपनी भी हो सकती है, ऑटोमोटिव भी हो सकती है, नॉन ऑटोमोटिव भी हो सकती है, ऑपरेशनल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी भी हो सकती है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी भी हो सकती है। तो कोई भी कंपनी ISO ले सकती है। इवन हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और कॉलेजेस भी ISO सर्टिफाइड होते हैं। तो ISO 9001 और 2015 ये जो है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि सभी के लिए कॉमन है, हर कोई इसको फॉलो कर सकता है और इसे प्राप्त कर सकता है। आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज लिखती हैं कि हमारी कंपनी ISO सर्टिफाइड कंपनी है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो ISO सर्टिफाइड कंपनी बना रही है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट पे भी वो ISO की मार्किंग देते हैं, या फिर अपनी कंपनी की वेबसाइट में एडवर्टीजमेंट में वो खुल के बताते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो ISO सर्टिफाइड कंपनी है, कोई ऐसी छोटी मोटी औनी पौनी कंपनी नहीं है। तो वो ये दिखाते हैं कि हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है, इसकी ऑडिट हमने कराई हुई है, ये जो स्टैंडर्ड है इसके सभी क्लॉजेस को हम फॉलो कर रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट को हम फॉलो कर रहे हैं। तो QMS जो है, ये जो डिपार्टमेंट है, इसकी जो वैकेंसीज निकलती हैं वहाँ पे रिक्वायरमेंट आपने देखी होगी कि QMS इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, MR की रिक्वायरमेंट होती है, असिस्टेंट MR की रिक्वायरमेंट होती है, QMS के मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है, कई जगह पे क्वालिटी हेड की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे उसको MR भी चाहिए होता है। मतलब कई कंपनी कहती हैं कि जो हमारा MR है वो क्वालिटी हेड ही होना चाहिए। MR का मतलब है यहाँ पे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो QMS का पूरा रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है, जिसे कि जो भी स्टैंडर्ड वो कंपनी फॉलो करती है उसकी रिक्वायरमेंट्स को उसे फुलफ़िल करवाना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीजर्स, मैनुअल्स आते हैं वहाँ पे उन सभी चीज़ों को उन्हें फॉलो करना है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो वहाँ पे आपको असिस्टेंट MR रखा जा सकता है, QMS इंजीनियर रखा जा सकता है। अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है तो आपको MR की जॉब मिल सकती है, या फिर मैनेजर QMS की जॉब मिल सकती है, या फिर डेप्यूटी मैनेजर या फिर सीनियर मैनेजर QMS की जॉब मिल सकती है। जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, बड़ी इन द सेंस जिनका टर्नओवर अच्छा खासा होता है, जो कि बढ़िया रेप्यूटेड Tier 1 कंपनीज़ होती हैं या फिर OEMs होती हैं, वहाँ पे QMS के लिए एक डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पे 2 या 3 मैन पावर अलग से रखी जाती है जो कि क्वालिटी सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन का ही पूरा काम देखती हैं। लेकिन जो छोटी कंपनीज होती हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो कि बजट को थोड़ा सा देख के मैन पावर को रखती हैं, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है, क्वालिटी जो पर्सन जो होता है, क्वालिटी हेड, क्वालिटी मैनेजर जो होता है, वही QMS की एक्टिविटीज़ को भी हैंडल करता है। पर देखा गया है कि बहुत सारी जगह पे ये चीज़ काम नहीं करती है, क्योंकि जब हम किसी भी प्लांट में काम करते हैं तो वहाँ पे इंजीनियरिंग रिलेटेड इश्यूज़ ही इतने होते हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, उतना फ्रीक्वेंटली ऑडिट्स नहीं करा पाते हैं। मतलब कि जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं MRM कराने की, इंटरनल ऑडिट कराने की, उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। और एक चीज़ ऐसी भी यहाँ पे हो जाती है कि जब एक ही बंदा
क्वालिटी भी देख रहा है प्लांट की ऑल ओवर, और वो क्वालिटी सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन भी देख रही है, तो वो वहाँ पे बायस हो जाता है, अपने डिपार्टमेंट की गलतियों को छुपाने लग जाता है या फिर ठीक से अपना काम नहीं कर पाता है अनबायस तरीके से। तो इसीलिए वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है एक्चुअल में कि ये जो डिपार्टमेंट है वो अलग ही होना चाहिए, वो एक डिपार्टमेंट एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरह काम करे, एक थर्ड पार्टी एक्सटर्नल एजेंसी जो ऑडिट्स करती हैं उनकी तरह काम करे, जहाँ पे भी जाए वो क्रॉस वेरिफिकेशन करे, ऑडिट्स करे, इस तरीके से उसको काम करनी चाहिए। एक्चुअल तरीका यही होता है। तो वहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमारी आ जाती हैं एमआर की, वो यही होती हैं कि जो भी वहाँ पे क्वालिटी सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, चाहे वो ISO 9001 2015 हो, अगर हम ऑटोमोटिव की बात करें तो वहाँ पे IATF 16949 2016 हो जाता है। कई कंपनीज होती हैं वहाँ पे एडिशनल स्टैंडर्ड्स भी उन्होंने लिए होते हैं, जैसे कि EMS का स्टैंडर्ड लिया होता है 14001, या फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का स्टैंडर्ड लिया होता है जो कि हो जाता है हमारा 45001, या फिर कोई कंपनी मेडिकल डिवाइसेस बनाती है तो वो 13485 यूज़ करती है। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ के लिए डिफरेंट सप्लीमेंट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन इन सभी में ISO 9001 2015 जो है वो कॉमन होता है सभी के लिए। अब ये हो गई QMS के इंट्रोडक्शन की बात। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन में भी आपको कई सारे आंसर्स मिल गए होंगे कि एक्चुअली में QMS क्या होता है, MR कैसे काम करता है, क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे MR की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वही हो जाती हैं कि जो स्टैंडर्ड वहाँ पे फॉलो हो रहा है उसके सभी रिक्वायरमेंट्स को उसे फुलफिल करना है, जो भी उस मैनुअल के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोसीजर्स बना रखे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। MR जो होता है उसको सभी डिपार्टमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उस क्लॉज में, उस स्टैंडर्ड में सारे के सारे डिपार्टमेंट कवर होते हैं, मार्केटिंग से लेके सेल्स तक। मार्केटिंग स्टार्ट करता है, कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट करता है, बिजनेस लेके आता है, फिर डेवलपमेंट होती है, उसकी प्रोडक्शन होती है, क्वालिटी चेक होती है, उसे मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वहाँ काम करता है, सर्विस डिपार्टमेंट वहाँ पे काम करता है, टूल रूम वहाँ पे काम करता है। इसी तरीके से स्टोर्स है, लॉजिस्टिक्स है, डिस्पैच है। तो यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ या फिर उनके सब डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे MR को सभी डिपार्टमेंट के प्रोसीजर्स, उसके फॉर्मेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन सा प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है, कैसे कैसे वहाँ पे हमें उसे फॉलो करना है, कौन कौन से फॉर्मेट्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनमें क्या कमी है, कैसे उसे एनालाइज करना है, क्या वहाँ पे ऐड या रिमूव करने की ज़रूरत है, वो सब काम MR को करने होते हैं। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के बारे में कि अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं MR के इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पे आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट और बेसिक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ QMS, QMS क्या होता है। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ स्ट्रक्चरल कलेक्शन ऑफ पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस एंड देयर एसोसिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस निकलते हैं। इंटरव्यूअर जो है वो आपके आंसर में से ही एक और क्वेश्चन निकाल लेगा। तो यहाँ पे आपने बात करी जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो स्ट्रक्चरल कलेक्शन है पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस का, तो वो पूछ लेगा पॉलिसीज़ क्या होती हैं, किस पॉलिसीज़ की यहाँ पे आप बात कर रहे हो। तो यहाँ आप बता सकते हो कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट पॉलिसीज़ स्टैब्लिश करते हैं कंपनी में, जैसे कि क्वालिटी पॉलिसी हो गई, एंटी ब्राइवरी पॉलिसी हो गई, एथिक्स एक्सलेशन पॉलिसी हो गई। तो वहाँ पे अब आपने बात करी है क्वालिटी पॉलिसी की, तो वो पूछ लेगा ठीक है, क्वालिटी पॉलिसी बहुत फेमस है, हर जगह आपने लटकी हुई देखी होगी, टंगी हुई देखी होगी, आपकी कंपनी में भी फॉलो होती होगी। क्वालिटी पॉलिसी क्या होती है, व्हाट इज़ क्वालिटी पॉलिसी। तो वहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं, क्वालिटी पॉलिसी इज़ अ इंटेंशन और अप्रोच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स क्वालिटी दैट इज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय देयर मैनेजमेंट। तो क्वालिटी पॉलिसी जो है वो एक इंटेंशन या अप्रोच को दर्शाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए, और जो कि ऑफिशियली डिक्लेयर की गई होती है टॉप मैनेजमेंट की तरफ से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाएगा कि क्वालिटी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ से निकल के आती है रिक्वायरमेंट। तो वहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं कि जो हमारा ISO 9001 2015 का जो क्लॉज है 5th लीडरशिप, वहाँ का सब क्लॉज है 5.2, उसमें रिक्वायरमेंट आती है 5.2.1.1 स्टैब्लिशिंग द क्वालिटी पॉलिसी। तो इस क्लॉज की रिक्वायरमेंट है कि स्टैब्लिश करनी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी पॉलिसी, इसलिए हम क्वालिटी पॉलिसी बनाते हैं और उसे फॉलो करते हैं। इसके बाद आपसे क्लॉजेस के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है ISO के क्लॉजेस के बारे में बताओ कितने क्लॉज होते हैं। तो यहाँ पे जो आपके क्लॉजेज हैं वो आपको टिप्स पे पता होने चाहिए कि कितने क्लॉजेज होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, उनके अंदर क्या कंटेंट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सब क्लॉजेज, उनके टर्शरी क्लॉजेज सभी पता होने चाहिए पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे आपको कोई किताब रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टैंडर्ड रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको
इनफ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड के बारे में। तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं कि ISO 9001 2015 में टोटल 10 क्लॉजेज आते हैं। ये 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 हमारा होता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद फर्स्ट आता है स्कोप, उसके बाद आता है टर्म्स एंड डेफिनेशन, फिर आता है नॉर्मेटिव रेफरेंस, फिर फोर्थ क्लॉज आता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ से पहले जो 0 से 3 क्लॉज थे हमारे, वो नॉन ऑडिटेबल क्लॉजेज होते हैं, लेकिन उन्हें भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उनको अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे स्टैंडर्ड की लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या कह रही है। तो उसके बाद हमारा जो फोर्थ क्लॉज है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से हमारे ऑडिटेबल क्लॉजेज स्टार्ट हो जाते हैं 4 से 10 तक, जो कि टोटल 7 क्लॉजेज होते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्लॉज आ जाता है लीडरशिप, उसके बाद आता है प्लानिंग, सपोर्ट, उसके बाद ऑपरेशंस, फिर परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन, देन इम्प्रूवमेंट। तो ISO 9001 2015 के आने से पहले ISO 9001 2009 चलता था और उसके साथ IETF की जगह TS चलता था। तो वहाँ पे हमारे टाइम पे ये भी पूछा जाता था कि TS और IETF में क्या डिफरेंस है, ISO 9000 2009 वाले में और 2015 वाले में क्या डिफरेंस है, तो वहाँ पे क्लॉजेज में क्या डिफरेंस है वो पूछा जाता था। जैसे कि पहले 8 क्लॉजेज हुआ करते थे, अब उसमें 10 क्लॉजेज हुआ करते हैं। पहले वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, जो कि अब आया है, वो नया क्लॉज है। पहले इंटरेस्टेड पार्टीज़ की बात नहीं होती थी, अब इंटरेस्टेड पार्टीज़ की बात होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो जो डिफरेंसेस हैं वो उसमें पूछे जाते हैं। लेकिन आज के समय में ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, क्योंकि जो ट्रांजिशन का टाइम था पुराने और नए स्टैंडर्ड के बीच का, वो निकल चुका है। अब इस स्टैंडर्ड को आए हुए भी 9 साल हो गए हैं और सभी कंपनीज लेटेस्ट रिवीजन पे ही चल रही हैं, जो कि है ISO 9001 2015 और IETF के लिए IETF 16949 2016। तो यहाँ पे आपसे ऐसे डिफरेंसेस नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि 2018 तक पुराने स्टैंडर्ड सभी के सभी ख़त्म हो चुके हैं और नए स्टैंडर्ड की यहाँ पे बात की जा रही है अब। इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ ऑडिट, ऑडिट क्या होती है। तो आप आंसर दे सकते हैं कि ऑडिट एक क्रॉस वेरिफिकेशन या फिर एग्जामिनेशन का तरीका होता है। किसी भी सिस्टम को चेक करने के लिए हम ऑडिट करते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप के हम ऑडिट्स करते हैं। प्रोसेस ऑडिट करते हैं, प्रोडक्ट ऑडिट करते हैं, लेआउट ऑडिट करते हैं, सिस्टम ऑडिट करते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑडिट या इंटरनल ऑडिट करते हैं हम। स्टैंडर्ड की जो फुल हम ऑडिट करते हैं, जो कि ऑडिट कोई थर्ड पार्टी भी करती है बाहर से आके, जो कि हमें सर्टिफिकेशन देती है। तो इसी तरीके से उसे हम इंटरनल ऑडिट भी कहते हैं। प्रोसेस ऑडिट आपको पता ही है, हम प्रोडक्ट की और प्रोसेस की ऑडिट करते हैं कंट्रोल प्लान के अकॉर्डिंग। प्रोसेस ऑडिट में हम प्रोसेस के पैरामीटर्स को चेक करते हैं। कंट्रोल प्लान में जितनी भी प्रोसेस हैं सभी प्रोसेस के पैरामीटर्स को हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं। और प्रोडक्ट ऑडिट में हम प्रोडक्ट के पैरामीटर्स को हम चेक करते हैं प्रोसेस वाइज, स्टेप बाय स्टेप। और लेआउट इंस्पेक्शन में हम फाइनल प्रोडक्ट को चेक करते हैं एज पर द ड्राइंग में जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं, चाहे वहाँ पे कोई फंक्शनल टेस्टिंग हो, कोई प्लेटिंग हो, पैसिवेशंस चेक करने हो, या फिर कोई भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है। फाइनल प्रोडक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, उसका रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए, वहाँ पे उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, उसका फिट फंक्शन कैसा होना चाहिए, तो हर चीज़ वहाँ पे हम चेक करते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो सभी वीडियोस के यूज़फुल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेंगी, आप अपने डाउट्स को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बात करी थी थर्ड पार्टी के बारे में। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि आप एक MR हैं, तो आप बताइए फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी और थर्ड पार्टी क्या होती है। तो फर्स्ट पार्टी हम खुद होते हैं, जो हमारी कंपनी है वो हमारी खुद फर्स्ट पार्टी है। ठीक है, वो जो ऑडिट करती है वो इंटरनल ऑडिट होती है। ठीक है, हम सिस्टम के ऑडिट करते हैं, इंटरनल ऑडिट करते हैं, जो खुद ऑडिट्स करते हैं वो फर्स्ट पार्टी ऑडिट कर रही है अपनी। और सेकंड पार्टी जो है वो हमारा कस्टमर होता है, तो जो हमारा कस्टमर ऑडिट करता है वो सेकंड पार्टी ऑडिट हो जाती है। और जैसे कि मारुति अगर ऑडिट करने आती है तो VSE की ऑडिट करती है। अगर आप Tier 1 सप्लायर है, अगर आप Tier 2 सप्लायर है तो वहाँ पे मेस की ऑडिट होती है। वहाँ पे अगर होंडा है तो उसकी अलग चेक शीट है, यामा है तो उसकी अलग चेक शीट है। इस तरीके से डिफरेंट चेक शीट्स होती हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं और डिफरेंट नामों से उन्हें पुकारा जाता है। इसी तरीके से थर्ड पार्टी जो होती है हमारी, वो सर्टिफिकेशन एजेंसीज़ होती हैं। जैसे कि अगर हमने BIS से ले रखा है अपना सर्टिफिकेशन, या फिर URS से ले रखा है, क्वालिटी ऑस्ट्रिया से ले रखा है, TUV से लिया हुआ है, तो वो जो हमारी पार्टीज़ हैं जो हमें सर्टिफिकेशन दे रही हैं, तो वो हमारी थर्ड पार्टी एजेंसीज़ होगी। या फिर हम कभी आपने देखा होगा हम एक्सटर्नल लैब्स की तरफ जाते हैं कुछ टेस्टिंग कराने के लिए, तो वो भी थर्ड पार्टीज़ हो जाती हैं, क्योंकि वो ना तो हमारे कस्टमर है ना वो हमारे इंटरनल सिस्टम का पार्ट है, वो एक्सटर्नल एजेंसीज़ हैं। तो एक्सटर्नल एजेंसीज़ को हम थर्ड पार्टी यहाँ पे कह सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो जैसे कि जो MR होता है उसे सभी डिपार्टमेंट के प्रोसीजर्स, उनके सभी फॉर्मेट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे फिल किया जाता है, कैसे फॉलो किया जाता है, क्योंकि अगर आपको जब पता होगा, नॉलेज होगी, तब भी आप ऑडिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है PPAP क्या होता है, तो वहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं ये एक प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस होता है जिसमें हम नए प्रोडक्ट के बारे में डेवलपमेंट करते हैं और उसके डॉक्यूमेंटेशन को फुलफ़िल करते हैं, जहाँ पे PSW हमारा डॉक्यूमेंट आया था फर्स्ट डॉक्यूमेंट, उसके बाद डिफरेंट 18-19 डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे होते हैं, जहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो कंट्रोल प्लान हो गया, FMEA हो गया, SPC हो गया, MSA हो गया, पैकिंग स्टैंडर्ड हो गया, प्रोसेस शीट्स हो गई, वहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स हो गई, बैलूनिंग ड्राइंग्स हो गई। इस तरीके से वहाँ पे वो फिर लेवल्स भी पूछ सकते हैं कि किस लेवल का PPAP आप सबमिट करते हो। तो मिनिमम 3rd लेवल का PPAP हमारा कस्टमर हमसे मांग करता है कि मुझे 3rd लेवल का PPAP चाहिए, इसको आप फुलफ़िल करें, उसका ट्रायल कराएं प्रोटो पार्ट्स का और अपनी आप मास प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो PPAP के बारे में सभी 5 कोर टूल्स के बारे में भी आपको वीडियोस डिटेल में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर चेक करें। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि FMEA क्या होता है, तो अब वहाँ पे आप बता सकते हैं FMEA एक फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस होता है। इसे क्यों किया जाता है, तो किसी भी प्रोसेस में डिफेक्ट आने से पहले ही हम अनुमान लगा लेते हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम बैठती है और वो पहले ही सोच लेती है, सोच विचार करती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है कि कौन कौन से डिफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं, किस किस वजह से हो सकते हैं, क्या क्या उसके पोटेंशियल कॉजेज़ हो सकते हैं, उनके कंट्रोल्स हम कैसे लगा सकते हैं, कैसे उन्हें रोका जा सकता है, कैसे उन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है। तो वहाँ पे हम FMEA करते हैं। FMEA भी हमारा 2 टाइप का होता है, DFMEA होता है डिज़ाइन के लिए, प्रोसेस के लिए PFMEA होता है। और यहाँ पे जो लेटेस्ट एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं इंटरव्यूज़ में कि FMEA का कौन सा रिवीजन चल रहा है, तो FMEA का अभी फर्स्ट रिवीजन चल रहा है। अब हम बोलेंगे FMEA तो हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, अभी भी फर्स्ट ही चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है, एक्चुअली में 2019 तक हमारा FMEA का 4th रिवीजन चल रहा था। 4th वो इसलिए था क्योंकि पहले जो FMEA के रिवीजन्स आते थे वो AIAG द्वारा लाए जाते थे, लेकिन अब जो 2019 में हमारा FMEA आया है वो AIAG प्लस VDA ने मिल के बनाया है, इसलिए ये उनका फर्स्ट रिवीजन है और अभी वही लेटेस्ट है और वही फॉलो किया जा रहा है इंडस्ट्रीज़ में। और ये ट्रांजिशन फेज़ में ही है, जो पुराने प्रोडक्ट्स है जो अभी भी चल रहे हैं उनमें पुराना FMEA लगता है, लेकिन जो अब नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वहाँ पे हम नया FMEA इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कुछ जगह पे पुराने FMEAs को रिवाइज़ करके नए FMEAs में बदला जा रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है वो पूछा जा सकता है कि FMEA पुराने में और नए में क्या डिफरेंस है, तो वहाँ पे भी हम RPM नंबर निकालते थे, यहाँ पे भी हम RPM नंबर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक्शन प्रायोरिटी देते हैं कि उसको एक्शन की प्रायोरिटीज़ देनी है कि वो एक्शन कैसे लेना है, वो एक्शन की जो प्रायोरिटी है वो हाई है, मीडियम है या लो है। यहाँ पे इसे कैटेगराइज किया गया है नए रिवीजन में, क्योंकि पहले भी RPN नंबर निकलता था, अब भी निकलता है, लेकिन पहले जो भी RPN ज़्यादा हुआ करता था उस पर हम एक्शन ले लेते थे, लेकिन अब जो RPN आता है वहाँ पे एक्शन प्रायोरिटी टेबल को हमें रेफ़र करना होता है कि किस एक्शन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, उसे हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं हाई, मीडियम या लो पे, और उस पर हम एक्शन लेते हैं, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है कि SPC क्या होता है, MSA क्या होता है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल हमारी SPC होती है, वो कहाँ की जाती है, क्यों की जाती है, MSA क्या होता है। फिर MSA में बहुत बड़ा टॉपिक है, MSA भी और SPC भी, तो इनकी भी मैंने वीडियोस डिटेल में बना रखी हैं, कैसे उनके फॉर्मेट्स को फिल किया जाता है, उनके डिटेल्ड वीडियोज़ में मैंने बता रखा है, इंट्रोडक्शन से लेके एडवांस लेवल तक कैसे कैसे हम SPC और MSA को समझ सकते हैं। तो सभी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उस वीडियोस को ज़रूर देख सकते हैं अगर आपको इन टॉपिक्स में ज़रा सा भी डाउट है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है, RCA क्या होता है। तो रूट कॉज एनालिसिस जो है वो हमारा रूट कॉज निकालने का एक तरीका होता है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हम उसकी जड़ तक पहुंचना चाहते हैं कि इसकी जड़ क्या है, कैसे हम उस जड़ को काटें और इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। तो वहाँ पे हमारे डिफरेंट फॉर्मेट्स हम फॉलो करते हैं। कस्टमर हमसे कापा का फॉर्मेट भरवाता है, वहाँ पे 5W मांगा जाता है किसी कंपनीज़ के द्वारा, कोई 4A मांगता है, कोई 3A मांगता है, कोई 8D मांगता है, अलग अलग नामों से रिपोर्ट्स को बोला जाता है, लेकिन होता वो करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन ही है। वहाँ पे फिर पूछा जा सकता है वाई एनालिसिस करते हैं, तो वाई एनालिसिस क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, एक वाई एनालिसिस लिख के दिखा दीजिए। तो इनकी सारी वीडियोस मैंने डिटेल में बना रखी हैं, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अगर डिटेल में जाएंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जिसको भी जिस पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है उस वीडियो को वो डिटेल में जाके दे सकता है, या फिर मैंने वो वीडियो नहीं बनाई है तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं वो वीडियो भी ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद क्वेश्चन आया था 7QC टूल्स क्या होते हैं, बेसिक टूल्स होते हैं, वो आपको पता ही होंगे, वो आप बता सकते हैं।
5S क्या है, काइजन क्या है, तो बहुत बेसिक टर्म्स हैं, पूछ भी लेते हैं, नहीं भी पूछते हैं। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी क्या होती है। ये रिक्वायरमेंट भी है स्टैंडर्ड की और वहाँ पे बताया गया है कि इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए, तो वहाँ पे हम जवाब दे सकते हैं। तो एक इंटरनल ऑडिटर को ऑडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि ऑडिट कैसे कंडक्ट की जाती है, कैसे प्लान की जाती है, कैसे एनसीज वहाँ पे निकल के आती हैं तो कैसे उन्हें क्लोज किया जाता है, कैसे एक्शन प्लान्स बनाए जाते हैं, वो सारी उसको नॉलेज होनी चाहिए। MIS कैसे बनाते हैं उसकी नॉलेज उसे होनी चाहिए। वो सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, उसे 5 कोर टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसे CSR के बारे में पता होनी चाहिए, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। ऑडिटर आपसे पूछ सकता है कि MIS क्या होता है, तो MIS हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जहाँ पे हम डेली रिपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट को कि हमारे प्लांट में क्या चल रहा है। उसे एक MIS शीट, एक एक्सेल शीट को देख के मैनेजमेंट को पता लग जाता है कि मेरी प्रोडक्शन क्या चल रही है, मेरी क्वालिटी किस लेवल की चल रही है, मेरा PPM क्या चल रहा है, कोई कस्टमर कंप्लेंट तो नहीं आई है, उसमें हम वो सारी चीज़ें अपडेट करते हैं। इंटरव्यूअर एक चीज़ और पूछ सकता है कि MRM क्या होती है, तो MRM जो है हमारा होती है मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। तो हर 6 महीने में हम मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग करते हैं और वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अपने क्वालिटी इश्यूज़ को, कस्टमर की कंप्लेंट्स को, और जो भी हमारा बिजनेस प्लान होता है और कैसे हम PPM को कम करेंगे, क्या हमारे एक्शंस प्लान है, वो सब वहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। हर 6 महीने में क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, पिछली MRM को हम कंसीडर करते हैं एज अ इनपुट और वहाँ पे हमें क्या रिजल्ट देखने को मिले हैं, क्या क्या हमने एक्शंस लिए हैं, अब हमें और क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए और आगे हम क्या टारगेट लेके चल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस को मैंने रखने की कोशिश करी। इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस कहता है, जिस हिसाब से मैं सोचता हूँ, तो उस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस आपको बताए और उनके आंसर्स मैंने बताए। हो सकता है किसी के सोचने का तरीका कुछ अलग हो, वो कुछ और भी क्वेश्चंस ढूंढ के लाए, या फिर मैं बैठूँ तो उसमें से और क्वेश्चंस और बना दूँ इसमें। तो फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चंस एक इंटरव्यूअर आपसे MR के इंटरव्यू में पूछ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली सभी के सभी स्टैंडर्ड्स की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा क्लॉज क्या कहता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रोसीजर हमारे यहाँ पे होनी चाहिए उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, और उन प्रोसीजर्स में कौन कौन से हमारे डॉक्यूमेंट्स बनने चाहिए उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है IATF और ISO के बारे में कि कौन सा क्लॉज क्या कहता है, उसकी क्या एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। आधे घंटे के 2 पार्ट हैं और उसके बाद आधे घंटे के 2 पार्ट और बनाए हैं, मतलब कि 4 टोटल वीडियो वहाँ पे, जहाँ पे मैंने 2 वीडियोज़ में ये बताया बाद में कि कौन से क्लॉज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या डॉक्यूमेंट बनाना है। तो अगर आप वो चारों वीडियो देख लेंगे तो आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी ISO 9001:2015 और IATF 1694/2016 स्टैंडर्ड को लेके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी टेक्निकल।